और वहीं ज़ेलेंस्की मजबूर तो हैं, लेकिन उनके पास खोने के लिए बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है। लेकिन पुतिन के पास करने को बहुत कुछ है और इस वक्त इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर रेजिमेंट ने संभाली हुई है। ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुश्मन के लिए रूस के कौन कौन से हेलीकॉप्टर मृत्युदाता बन चुके हैं। को 2 महीने बीत चुके हैं, उसमें दुश्मन को सबसे ज्यादा मौत बांटने वाली मशीन कौन सी है? इस जंग में बारूद की सबसे ज्यादा बारिश कौन कर रहा है? यूक्रेन युद्ध में मृत्युदाता किसे कहा जा रहा है? कैमो 52, ये है कैमो 50, ये है Mi-24, ये है Mi-28, ये है Mi-35 और ये है Mi-17 V5। यूक्रेन के आसमान में सबसे ज्यादा इस वक्त यही मशीन गूंज रही है। कीव के बाद लुहांस्क और डोनेस्क रीजन में इनका कहर लगातार जारी है। दक्षिण पूर्व में मारियुपोल पर कब्जे वाले मिशन में इन्हीं हेलीकॉप्टर्स की भूमिका सबसे ज्यादा है। रूस ने इस वक्त यूक्रेन में अपने हेलीकॉप्टर्स की पूरी ताकत झोंक दी है। पूरे ऑपरेशन की डिटेल और इन हेलीकॉप्टर्स की फायर पावर देखने से पहले देखिए कि रूस के पास अटैक और सपोर्ट हेलीकॉप्टर्स की कितनी बड़ी फ्लीट है। रूस के पास कैमो 52 अटैक हेलीकॉप्टर 100 से भी ज्यादा हैं, जो एक बड़ी तादाद है। रूसी फौज को कवर देने के लिए कैमो 52 अटैक हेलीकॉप्टर की मदद लगातार ली जा रही है। यूक्रेन में सबसे ज्यादा यही रूसी अटैक हेलीकॉप्टर एक्टिव हैं। इसके अलावा रूस के पास Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर 110 से भी ज्यादा हैं। ये पुराने जरूर हैं, लेकिन इनकी फायर पावर की कसम नेटो की फौज भी खाती है। रात में लड़ने में गजब की महारत रखने वाले ये हेलीकॉप्टर यूक्रेन में भी कई मिशन रात में ही अंजाम दे रहे हैं। इस हेलीकॉप्टर की नाइट विजन वाली ताकत गजब की है। Mi-28 की बख्तर इतनी बेहतर है कि इस पर किसी राइफल की गोली तो क्या, ये RPG हमले को भी झेल सकता है। रूस के पास 60 के करीब Mi-35 हेलीकॉप्टर हैं और ये दुनिया में फ्लाइंग टैंक के नाम से मशहूर हैं। रूस के पास Mi-34 के दूसरे वर्जन Mi-24 भी हैं और ऐसे 120 अटैक हेलीकॉप्टर इनके पास मौजूद हैं। अब इस फ्लाइंग टैंक को देखिए, ये एक छोटे ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर और अटैक हेलीकॉप्टर का मिला-जुला रूप है, लेकिन इसमें इतना असला लोड किया जा सकता है जो किसी भी दुश्मन को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर देगा। रूस ने इसका इस्तेमाल सीरिया में बहुत खूबी के साथ ISIS के खिलाफ किया है। भारत के पास भी ऐसे कई हेलीकॉप्टर हैं जो पठानकोट में तैनात हैं। अब देखिए ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स में रूस की सबसे भरोसेमंद मशीन। रूस के पास टेक्निकल सपोर्ट वाले Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर 300 से भी ज्यादा हैं, जो स्पेशल फोर्स को फ्रंट पर पहुंचाते हैं। Mi-17 V5 भारत के पास भी ऐसे 150 से ज्यादा हेलीकॉप्टर हैं और ये कई इलाकों में एयरफोर्स की लाइफलाइन भी कहे जाते हैं। इस वक्त रूस के पास ये सभी हेलीकॉप्टर यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में ऑपरेशन कर रहे हैं।
इनके हमले 24 घंटे और हफ्ते में 7 दिन हो रहे हैं। रूस की फौज लगातार काम कर रही है। ये व्लादिमीर पुतिन की सबसे भरोसेमंद मशीन है और इनके बिना वो यूक्रेन के ऑपरेशन में कामयाबी की उम्मीद भी नहीं कर सकते। Ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 11 военных объектов Украины. Среди них 7 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов потери противника составили до 2 рот личного состава, 25 единиц бронетехники и автомобилей. Также в районе населенного пункта Червоная. यूक्रेन में इस वक्त जितने भी मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे हैं, जितने भी फ्रंट हैं, उनमें जमीन पर मौजूद फौज के साथ बहुत करीबी तालमेल की जरूरत है। जो गलतियां पुतिन और उनकी फौज ने क्यू में दोहराई हैं, वो उसे डोनबास में नहीं करना चाहेंगे और इसके लिए जरूरी है कि सप्लाई लाइन मजबूत हो। फौज को क्लोज एयर सपोर्ट देना, यानी दुश्मन की आर्टिलरी को खत्म करने का मिशन हो या फिर दुश्मन की टैंक रेजिमेंट का रास्ता रोककर उस पर बमबारी कर देना हो, ये सब अटैक हेलीकॉप्टर्स का ही काम होता है। कैमोन ने यूक्रेन में कई मिशन अंजाम दिए हैं। डबल रोटर यानी ऊपर नीचे रोटर सिस्टम वाले इस हेलीकॉप्टर की पूंछ में पंखा नहीं लगा होता। रूसी फौज को क्लोज एयर सपोर्ट में इनका रोल अहम रहा है। यूक्रेन में इनके बिना रूसी टैंक की मूवमेंट सुरक्षित नहीं मानी जाती। एंटी टैंक मिसाइलों विख्र के अलावा एयर टू एयर मिसाइल और 80 मिलीमीटर के रॉकेट से लैस ये हेलीकॉप्टर 315 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं। ये कैमो 52 को इस कैटेगरी में दुनिया का सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर बना देता है। Нести на себе неуправляемое ракетное вооружение, управляемое ракетное вооружение типа воздух-земля и типа воздух-воздух. То есть даже применение по воздушным целям, непосредственно с вертолетами, самолетами противника. कैमो 52 को गौर से देखेंगे तो इसकी और खूबियां पता चलेगी। इसमें लगा रडार देखिए, जो एक बड़ी रेंज में काम करता है। जमीन पर मल्टीपल यानी कई टारगेट्स पर एक साथ मिसाइल से हमला कर सकता है। यानी कई टैंक या बख्तरबंद गाड़ियों को ये एक साथ एंटी टैंक मिसाइल या फिर अपने रॉकेट से निशाना बना सकता है। ये कैसे टारगेट सेट करता है वो देखिए। इसमें लगे पॉड में जो कैमरे फिट हैं, वो इसे अपना चारों तरफ से हाल दिखाते हैं, फिर चाहे दिन हो या रात। ऐसे में टारगेट को पहचानना और उसे निशाना बनाना आसान हो जाता है। ऐसी बहुत सी खूबियां हैं जिसकी वजह से ये रूस की अटैक फॉर्मेशन में सबसे कामयाब हेलीकॉप्टर साबित हुआ है। रूस ने अपने कुछ Mi-35 और Mi-24 हेलीकॉप्टर जरूर खोए हैं, लेकिन इक्का दुक्का नुकसान के अलावा कैमो 52 हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है। यूक्रेन के युद्ध में हेलीकॉप्टर के ऑपरेशन आसान नहीं है और इसकी वजह है यूक्रेन का एयर डिफेंस, जो अब भी कुछ इलाकों में बेहद मजबूत बना हुआ है। जहां रूस के फाइटर जेट्स को रोकने के लिए यूक्रेन ने अपने 3 एयर डिफेंस सिस्टम का बखूबी इस्तेमाल किया है। इनमें बक एयर डिफेंस सिस्टम है, S-300 भी है और कंधे पर रखकर फायर की जाने वाले स्टिंगर मिसाइल भी हैं। यूक्रेन की ताकत अभी तक उसके यही डिफेंसिव मिसाइल सिस्टम रहे हैं। चाहे रूस के फाइटर्स को रोकना हो या उसके हेलीकॉप्टर्स को। स्टिंगर मिसाइल ने रूस के हेलीकॉप्टर्स को कैसे मार गिराया, इसका ये वाला वीडियो सबसे ज्यादा खतरनाक कहा जा सकता है। रूस का ये हेलीकॉप्टर क्यू के पास ऑपरेट कर रहा था और तभी यूक्रेन की स्पेशल फोर्स ने उस पर अमेरिका से सीधी स्टिंग मिसाइल से हमला कर दिया। ये Mi-24 हेलीकॉप्टर था और इसमें सवार दोनों पायलट्स को पता भी नहीं चला कि कब उनके हेलीकॉप्टर पर मिसाइल दागी गई और कब उनका काम तमाम हो गया। स्टिंगर एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे कंधे पर रखकर दागा जा सकता है। ये नीची उड़ान भर रहे ड्रोन, हेलीकॉप्टर और यहां तक कि फाइटर जेट्स के लिए भी बहुत ही घातक मिसाइल मानी जाती है।
ये 3500 मीटर की ऊंचाई और 5 किलोमीटर की रेंज तक हवाई टारगेट को निशाना बना सकती है। दरअसल यूक्रेन में हेलीकॉप्टर के ऑपरेशन बहुत मुश्किल का सामना भी कर रहे हैं, क्योंकि नीची उड़ान भरे बगैर वो ज्यादा सटीक निशाना नहीं लगा सकते। 4000 मीटर से ऊंची उड़ान भरेंगे तभी वो स्टिंगर जैसी मिसाइल से बच सकते हैं, लेकिन ज्यादा ऊंचाई पर उड़ेंगे तो बक एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल उनको मार गिराएगी। इसके लिए यूक्रेन में हेलीकॉप्टर उड़ाना बहुत बहादुरी का काम बन चुका है। ऐसे हेलीकॉप्टर्स को स्टिंगर से खतरा ज्यादा है, क्योंकि यूक्रेन की ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड यूनिट इस मिसाइल से लैस कर दी गई है। कितना बड़ा खतरा है उसके लिए 3 दशक पुरानी बात आपको याद दिलाते हैं। 1980 के दशक में जब रूस की फौज अफगानिस्तान में थी, तब अमेरिका ने वहां मुजाहिदीन फोर्स को स्टिंगर मिसाइल से लैस कर दिया था, उनको ट्रेनिंग दी और तब रूसी हेलीकॉप्टर्स को इस मिसाइल से बड़ा नुकसान हुआ था। अफगानिस्तान में रूस के 300 से ज्यादा हेलीकॉप्टर और 100 से ज्यादा फाइटर जेट स्टिंगर मिसाइल का ही टारगेट बने थे। अब देखिए, अगर कैमो 52 किसी यूक्रेन की मिसाइल का निशाना बनता है तो इसमें पायलट अपनी जान कैसे बचा सकते हैं? मिसाइल हिट करने या फिर हेलीकॉप्टर क्रैश होने के वक्त इनके पंखे हेलीकॉप्टर से अलग हो जाते हैं, फिर कैनोपी बाहर निकलती है और पायलट की इजेक्शन सीट लॉन्च हो जाती है। पुतिन चाहेंगे कि ऐसी नौबत ही ना आए और उनके हेलीकॉप्टर ऑपरेशन यूक्रेन के एयर डिफेंस का निशाना बने बगैर ही जारी रहे। लेकिन ज़ेलेंस्की का मूड समझिए। 70 साल में ऐसे बहुत सारे वाक़ये हैं जब अलग अलग सरकारों ने, अलग अलग राज्यों की सरकारों ने, अलग अलग पार्टियों की सरकारों ने अलग अलग समय के ऊपर बहुत अच्छे काम किए। There are several islands of excellence across the country at different points of time and different geographies. लेकिन एक जो कमी रह गई, जो मुझे लगता है कि पूरे देश ने उनसे